तो आज का हमारा टॉपिक है प्री इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन। और जो इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था एंशिएंट फार्मेसी प्रोफेशन। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखें और उसके बाद ये देखें, और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। ठीक है, तो जो बिगनिंग हुई फार्मेसी प्रोफेशन की, मतलब जब स्टार्टिंग हुई फार्मेसी प्रोफेशन की, तो हम ये मान सकते हैं कि वो 19th सेंचुरी से हुई है। क्यों ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि जो है 19th सेंचुरी में फर्स्ट केमिस्ट शॉप जो है वो ओपन हुई थी किसके थ्रू? स्कॉट्स बाथ गेट के थ्रू कलकत्ता में 1811 में। तो हम ये मान सकते हैं कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस की स्टार्टिंग है वो 19th सेंचुरी से हुई थी। ठीक है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में लंदन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती थी फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो ये सिचुएशन, मतलब ये जो लंदन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो हम प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रहे थे, तो ये सिचुएशन, ये स्थिति आई कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को तुम्हें मतलब वापस करने के लिए इंडिया वालों को मजबूर किया गया था और कंपेल टू, मतलब मजबूर किया कि तुम यूरोपियन कंट्री से इम्पोर्ट कर सकते हो ड्रग, मतलब इम्पोर्ट ड्रग मतलब कि तुम यूरोपियन कंट्री से ड्रग ले सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। तो इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया था। फिर उसके बाद 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज जो है पंजिम में स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो बंगाल डिस्पेंसिटरीज एंड फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुआ था 1841 में एट बाइशॉप कॉलेज प्रेस कलकत्ता। किसके ऑर्डर से? गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार उन्होंने इसको पब्लिश किया था। किसको? बंगाल डिस्पेंसिटरीज एंड फार्माकोपिया को 1841 में। तो 1868 में फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिश हुआ था किसके अंडर? एडिटरशिप ऑफ वॉरिंग के अंडर मतलब फार्माकोपिया ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिश हुआ था 1868 में। उसके बाद जो है मोहिद्दीन शरीफ ने 1869 में कॉम्पिलेशन मतलब कलेक्शन किया था, एक्यूमुलेशन किया था किसका? वर्नेक्युलर नेम्स का। वर्नेक्युलर मतलब कि मातृभाषा या फिर जन भाषा बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपनी मातृभाषा में इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स के नेम का क्या करा था? कलेक्शन किया था, एक्यूमुलेशन किया था। कब? 1869 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम है ना पढ़ते हैं कि इंसेप्शन मतलब कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी फार्मेसी प्रोफेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट क्लास ली थी, कंडक्ट की गई थी कहाँ पे? मद्रास मेडिकल कॉलेज में इन्होंने फर्स्ट क्लास कंडक्ट की थी। किसकी? केमिस्ट और ड्रगिस्ट की। तो किसके लिए कंडक्ट की थी? कि स्टूडेंट को ट्रेन कर सके। कब करी थी उन्होंने? 1870 में। 1870 में इन्होंने एक क्लास कंडक्ट की थी, फर्स्ट क्लास कंडक्ट की थी किसी केमिस्ट और ड्रगिस्ट की, कि जिसके कारण वो स्टूडेंट को ट्रेन कर सके। किसके लिए ट्रेन कर सके? फार्मेसी प्रैक्टिस के स्किल को गेन करने के लिए वो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सके। तो उन्होंने पहली एक क्लास कंडक्ट की थी। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब 2 ईयर का प्रोफेशनल कोर्स निकाला। कौन सा? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा कोर्स, जो कि उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट किया था। कब? 1874 में। तो जो फार्मेसी एजुकेशन पैटर्न था वो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे उस पर जो है वो बेस्ड था। ठीक है, फिर उसके बाद 1878 में ओपियम एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब अमल किया गया था। तब कब किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पॉपी। कल्टीवेशन ऑफ पॉपी मतलब कि अफीम की खेती। ठीक है, अफीम की खेती के लिए अमल किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। और क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सेल ऑफ ओपियम। और ये ओपियम क्या है? ओपियम जो है पॉपी का प्रोडक्ट है। जब अफीम की खेती होती है तो फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा है? ओपियम। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रांसपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में और सेल ऑफ ओपियम, इससे जो है ओपियम एक्ट जो है वो डील करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बंगाल में 1881 में फॉर्मल ट्रेनिंग, कंपाउंडर की फॉर्मल ट्रेनिंग को स्टार्ट किया गया था। तो कंपाउंडर्स क्या होते हैं? कंपाउंडर मतलब कि जैसे जो पर्सन है जो क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है, कंबाइन कर रहा है इंग्रेडिएंट्स को और मेडिसिन को बना रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं ये लोग? कंपाउंडर्स। तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी बंगाल में 1881 में और साइमल्टेनियसली फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया में एंटर करा था। फिर उसके बाद 1889 में इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट आया था, है ना? किसके लिए आया था? इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, अमल किया गया था। किसके लिए? अवॉइड करने के लिए। किसको? मिस ब्रांडिंग ऑफ गुड्स। मिस
ब्रांडिंग ऑफ गुड्स को अवॉइड करने के लिए इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट आया था 1889 में। तो मिस ब्रांडिंग ऑफ ड्रग्स क्या होता है, मतलब मिस ब्रांडिंग मतलब कि जो गुड है या जो पैकेज गुड है या फिर जो प्रोडक्ट है तो उसकी जो पैकेजिंग होती है तो उसमें एक लेबल लगता है, तो उसमें ना वो लिखा होता है, क्या क्या लिखा होता है उसमें, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं और जो है कोई भी स्टेटमेंट लिखा होता है किससे रिलेटेड, कि ऐसे कोल्ड टेम्परेचर में इसको रखना है, कुछ भी जो भी स्टेटमेंट कंटेन कर रहा है या जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है या फिर जहाँ पर ये ड्रग बनी है, जहाँ पर ये मेडिसिन बनी है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो उसका जो एड्रेस है वो लिखा होता है। तो फिर वो अगर इनमें से कुछ भी कंटेन जो है, जो भी लिखा हुआ है वो अगर फॉल्स लिखा हुआ है तो फिर उसे हम बोलते हैं मिस ब्रांडिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट को पास कराया गया था, किसके लिए, टैक्स लगाने के लिए कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स में। कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स में टैक्स, कस्टम ड्यूटी क्या हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना किस पर, जो गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्री से, तो उस पर जो है टैक्स लगाने के लिए इंडियन टैरिफ एक्ट जो है पास किया गया था। तो कौन से गुड्स पर टैक्स लगाने के लिए ये जो एक्ट है इंडियन टैरिफ एक्ट वो पास हुआ था, किसके लिए, फूड्स के लिए, ड्रिंक्स के लिए, ड्रग्स के लिए, केमिकल्स और मेडिसिन के लिए। जो इंपोर्ट हो रही है इंडिया में या फिर एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से, तो उसके लिए इन्होंने टैक्स लगाया था, ठीक है, गुड्स पर। तो उन्होंने टैक्स लगाने के लिए इन्होंने एक एक्ट को पास किया था, इंडियन टैरिफ एक्ट, कब, 1894 में। तो 1894 में सी कस्टम एक्ट लागू किया गया था, अनफोर्स किया गया था उन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए जिनका फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन है। फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन मतलब उस गुड्स का डिस्क्रिप्शन, गुड का डिस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, जिसे हमें सेल करना है उसका जो डिस्क्रिप्शन है गुड का वो अगर फॉल्स है सर्टेन फैक्ट में, तो उस गुड्स को इंपोर्ट करने से प्रिवेंट करने के लिए, उन गुड के इंपोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए सी कस्टम एक्ट आया था, लागू किया गया था। ठीक है, फिर इन 1901 में सिटी ऑफ बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल एक्ट जो है उसे पास किया गया था। वो किससे रिलेटेड था, फूड से रिलेटेड था, फूड से संबंधित था, तो उसको पास किया गया था 1901 में। तो फिर 1901 से 1930 तक इंडिया का जो हेल्थ सिनेरियो था, हेल्थ सिनेरियो मतलब स्वास्थ्य परिदृश्य या फिर हम बोल सकते हैं हेल्थ का स्ट्रक्चर जो था वो अच्छा नहीं था, और जो पीपल जो थे वो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी की जो रेखा थी उसके भी नीचे थे और वो अंडर नरिश थे, मतलब कुपोषित थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो उस टाइम पे जो प्रीविलेंट डिसीज थी, प्रीविलेंट डिसीज का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई है या फिर उसे बोल सकते हैं वाइड स्प्रेड है या कॉमन डिसीज़ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन से सिस्टम्स थे जो यूज़ करते थे ट्रीटमेंट, इस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो वो कौन से था, आयुर्वेदिक था, यूनानी सिस्टम था और एलोपैथिक सिस्टम था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इस्टेब्लिश किया था कि स्मॉल सेंटर किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के लिए और प्लेग्यू के लिए एट हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में और किंग्स इंस्टीट्यूट मद्रास में। फिर उसके बाद पास्टर इंस्टीट्यूशंस को जो है सेटअप किया था किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, एंटी रेबीज वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पास्टर इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया था। फिर उसके बाद इंडिया में फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का नेम क्या है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। वो स्टार्ट हुआ था कलकत्ता में 1901 में, किसके थ्रू हुआ था, आचार्य प्रफुल्ला चंद्र राय के थ्रू। ठीक है, इन 1903 में स्मॉल फार्मास्यूटिकल यूनिट पैरल में स्टार्ट हुई थी, किसके थ्रू, बाय प्रोफेसर T.K. ठाकर के थ्रू। फिर उसके बाद उन्होंने एक यूनिट बनाने के बाद, एक इंडस्ट्री बनाने के बाद दूसरी यूनिट स्टार्ट की थी, दूसरी इंडस्ट्री बनाई, वो थी एलेम्बिक केमिकल वर्क बड़ौदा में 1907 में। तो 1909 में बंगाल एक्सिस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था, अमल किया गया था या फिर बोल सकते हैं लागू किया गया था। तो एक्चुअली में बंगाल एक्सिस एक्ट रिलेटेड किससे है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सिस का मतलब क्या होता है। तो एक्सिस का मतलब क्या है
कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमें पे करना होता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सर्टन गुड्स के लिए, कुछ गुड्स के लिए जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर सेल हो रहे हैं। तो ठीक है, तो सेल हो रहे हैं तो उसके लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स हमें पे करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो एक्सिस का मतलब वो है। तो बेंगाल एक्सिस एक्ट एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, तो बेंगाल एक्सिस एक्ट जो है वो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस से रिलेटेड है। तो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस होता क्या है, चलो इसे डिस्कस करते हैं। तो इंटॉक्सिकेंट, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल। ठीक है, तो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें फॉल्स फीलिंग दें, प्लेजर की, हैप्पीनेस की, और हम अपने कंट्रोल में नहीं रहे, लैक ऑफ कंट्रोल हो जाए, कॉन्शियसनेस खोने लगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंटॉक्सिकेंट। तो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस का इंपोर्ट होना, एक्सपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट होना, मैन्युफैक्चरिंग होना या फिर सेल होना, तो उनके लिए इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो फिर इसके लिए बेंगाल एक्सिस एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था कब, 1909 में। तो 1912 में यूनाइटेड प्रोविजंस प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट को पास किया गया था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है। एडल्ट्रेशन को हिंदी में हम बोल सकते हैं मिलावट करना। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंसेस या फिर ऐसी फूड या फिर ऐसा ड्रग जिसमें जो है हम अनदर सब्सटेंस मिला रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एडल्ट्रेशन। तो जिसके कारण जो सब्सटेंस है या फिर जो फूड है या फिर जो ड्रग है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट को पास किया गया था कब, 1912 में। ठीक है, फिर 1914 में पंजाब एक्सिस एक्ट को लागू किया गया था। पहले जो है बंगाल एक्सिस एक्ट को लागू किया गया था किसके लिए, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस के लिए। फिर पंजाब में पंजाब एक्सिस एक्ट को एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था किसके लिए, इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस के लिए 1914 में। ठीक है, 1916 में यूनाइटेड प्रोविंस म्युनिसिपैलिटीज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ शॉप्स एंड सीजर ऑफ एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस। तो मतलब ये इंस्पेक्शन मतलब क्या करना, एग्जामिन करना, चेक करना शॉप्स को कि वो कोई वर्क अगेंस्ट रूल के अगेंस्ट तो नहीं कर रहा है, और जो एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस है उसका यूज तो नहीं हो रहा है। जो एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस को जब्त किया गया था, सीजर मतलब कि जो एडल्ट्रेटेड सब्सटेंसेस है उसको जब्त किया गया था, उसका यूज तो नहीं हो रहा है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको चेक करने के लिए यूनाइटेड प्रोविंस म्युनिसिपैलिटीज एक्ट को पास किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, अमल किया गया था कब, 1916 में। फिर 1919 में बिहार एंड ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट को पास किया गया। फिर मद्रास में भी प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट पास किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था कब, 1919 में। इन द सेम ईयर मतलब सेम ईयर पॉइजन एक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया गया था, अमल किया गया था। तो हम थोड़ा पॉइजन एक्ट को डिस्कस करते हैं। तो पॉइजन्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसा केमिकल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करे, तो फिर उसे बोलते हैं पॉइजन। तो पॉइजन्स मतलब हम किसी बोल सकते हैं कि कोई केमिकल जो हमें जो एसिड की तरह भी बिहेव करते, तो एसिड अटैक भी बहुत कॉमन हो गया था बीच में। सेफ्रॉन जो आता है वो भी एक केमिकल है। क्लोरोफॉर्म जो किसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर लो तो वो हमें डेथ भी हो सकती है, बेहोश भी हो सकते हैं उससे ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ होने लग गया था कुछ सब्सटेंसेस का, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉइजन एक्ट निकाला था। तो जिसमें मतलब ये बोला गया था कि हर कोई मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो सेल नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जिसके कारण जो इसका यूज़ है पॉइजन्स का वो कम हो जाए, तो उसके लिए पॉइजन एक्ट को निकाला गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, अमल किया गया था कब, 1919 में। तो फिर 1920 में कलकत्ता केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, जिसका नेम चेंज हो गया था 1926 में बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। मद्रास के केमिस्ट और ड्रगिस्ट के थ्रू फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है वो फॉर्म हुआ था, जिसका नेम चेंज हो गया था 1925 में फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इसके बाद 1925 में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट जो है एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था। फिर उसके बाद जो ड्रग थी इंडिया में वो जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, मतलब बाहर भेजते थे क्रूड फॉर्म में, और फिर उसके बाद फिनिश फॉर्म में वापस उनसे लेते थे।
ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पर 1914 से 1920 तक जो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग थी वो स्लो डाउन हो गई थी। हम क्या करते थे, हमें अपनी ड्रग जो है मतलब क्रूड फॉर्म में ड्रग को बाहर बेचते थे, एक्सपोर्ट करते थे और फिर हमें वो इम्पोर्ट करते थे फिनिश्ड फॉर्म में। तो उन्होंने वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो उन्होंने इम्पोर्ट ऑफ ड्रग स्लो डाउन कर दी थी, उन्होंने धीमी उसकी गति कर दी थी। और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उन्होंने फिर उसको नॉर्मली हमें वो इम्पोर्ट करने लग गए थे ड्रग। और फिर इंडिया में मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कोई रूल नहीं थे क्वालिटी ऑफ ड्रग को लेकर। तो फिर जो मैन्युफैक्चरर थे अब्रॉड में, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया और उन्होंने हमें सबसे बकवास, सबसे मतलब रद्दी जो क्वालिटी थी वो बेचना स्टार्ट कर दी और जो एडल्ट्रेशन मिलावटी ड्रग को बेचना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण जो हमारा मार्केट है वो पूरी तरह से बेकार और हानिकारक ड्रग से भरा हुआ था। और जो क्वालिफाइड मैन थे, मतलब अयोग्य जो पुरुष थे, वो हमें ये जो ड्रग्स थे वो बेचते थे। तो ये जो क्वालिटी बेच रहे थे उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है अनियंत्रित हो गई थी हमारी कंट्री में। तो फिर तो इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करने के लिए फार्मेसी प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट को पास किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर एन चोपड़ा। आर एन चोपड़ा के चेयरमैनशिप के अंडर पे उन्होंने ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब? 11 अगस्त 1930 में। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी का हिंदी मतलब है दवा जांच समिति, ठीक है। दवा जांच समिति को इन्होंने अपॉइंट किया था, क्या देखने के लिए? प्रॉब्लम को देखने के लिए, टू सी द प्रॉब्लम्स, है ना। और उसके बाद मतलब अनएथिकल, मतलब अनैतिक कार्यों को अवॉइड करने के लिए, उपाय निकालने के लिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन्होंने बनाई थी। फिर उसके बाद द कमेटी जो कमेटी रिपोर्ट थी वो पब्लिश हुई थी कब? 1931 में। फिर उसके बाद जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल थे उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU फार्मास्यूटिकल सोसाइटी बनाई थी 1935 में, ठीक है। फिर दिसंबर 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को रजिस्टर्ड किया गया था, जिसका नेम चेंज हुआ था 1936 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल लेकर आए थे, जो बाद में वापस से हटा दिया गया था। फिर उसके बाद 1940 में एलाइड मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन LTD फॉर्म हुआ था मुंबई में। ड्रग्स को इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्रग बिल को खरीद लिया था। और फिर उसके बाद हमने बाद में ड्रग बिल को फाइनली अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था एज अ ड्रग एक्ट ऑफ 1940। ड्रग एक्ट ऑफ 1940 की तरह हमने ड्रग बिल को अपना लिया था। और इस एक्ट में जो एडवाइस दी गई थी DEC के द्वारा, तो इस एक्ट में वो शामिल किया गया था, ठीक है। फिर 1940 तक सारी एलोपैथिक ड्रग जो है यूरोप से आती थी, लेकिन बाद में कुछ ड्रग इंडिया में भी बनने लग गई थी। 1941 में फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इस एक्ट के अंडर बनाया गया था। फिर उसके बाद फर्स्ट फार्मासिस्ट जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई थी और फिल किया गया था एट KEM हॉस्पिटल मुंबई में। फिर उसके बाद ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड किया गया था बनारस में। कब? जनवरी 1941 में। जो किसने ऑर्गेनाइज की थी? IPA ने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। फिर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर डायरेक्टरशिप ऑफ कोल चोपड़ा, ना। चोपड़ा के अंडर जो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो आज हमने कवर किया है प्री इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।